कनेक्टेड मोशन। कल हमने किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बारे में किया था। मोमेंटम के बारे में भी हम कर चुके, इंपल्स के बारे में हम कर चुके। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं तुम्हें दो टॉपिक्स करवाऊंगा और दोनों ही टॉपिक्स तुम्हारे +1 के हिसाब से और तुम्हारे +2 के बाद जो तुम कंपटीशन एग्जाम दोगे उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये करना कैसे होता है, एक तो ये चीज, और एक इसका जो रिजल्ट है वो अच्छे से पकड़ के रखना। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या है? सबसे पहले मैंने एक पुली ले ली। जैसे कि अगर तुमने कभी कुआं देखा हो, कुएं के अंदर रस्सी डालते हैं, बाल्टी भर के फिर खींचते हैं ना, रस्सी को खींचते हैं, रस्सी को छोड़ते हैं तो एक सर्कल सा होता है, पुली होती है जिसके ऊपर रस्सी चलती है। देखिए ना वो पुली, वो घिरनी, जिसको हम देसी भाषा में घिरनी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में हम पुली बोलते हैं, ये वाली पुली ले ली मैंने। इस पुली का ये सेंटर है, ठीक है, और ये जो पुली है वो या तो ऐसे घूमती है या फिर ऐसे घूमती है, मर्जी है। इस पुली के ऊपर एक रस्सी जा रही है ऐसे करके, ये पुली के ऊपर से पास होने वाली रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी के साथ यहां पर दो वेट लटका दिए मैंने। एक तो मैंने वेट लटका दिया M1 और एक वेट मैंने लटका दिया M2। कम ज्यादा वेट है। अब तुम बताओ, अगर ये 5 kg का है और ये 2 kg का है तो ये 2 kg वाला वेट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर ये 2 kg का है, ये 5 kg का है, तो कोशिश तो यही होगी ना कि ये 5 kg का वेट नीचे आए, और ये अगर नीचे आएगा तो ये अपने आप ऊपर जाएगा। जो चीज हल्की होती है वो चीज ऊपर जाती है, जो चीज भारी होती है वो चीज नीचे आती है। ठीक है, तो इसका वेट M2 है, इस बॉडी का वेट M1 है। हमेशा इनका जो वेट है M2 इंटू में G, ये नीचे लगेगा, और इस बॉडी का जो वेट है M1 इंटू में G, वो भी नीचे लगेगा। मानते हो इस बात को? अब यहां पे अगर M2 का जो वेट है M2G, अगर वो नीचे लग रहा है तो ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगी, खिंचाव तो आएगा रस्सी के अंदर। अगर मान लो एक रस्सी है, यहां से मैं उस रस्सी को पकड़ के लटक जाता हूं तो रस्सी के अंदर एक खिंचाव पैदा होगा या नहीं होगा? रस्सी के अंदर जो खिंचाव पैदा होता है उसी को हम बोलते हैं टेंशन। तो यहां पे एक टेंशन T क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, ये एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है वो है M1, इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। कितना होगा? M1 इंटू में G, जिसके कारण ऊपर की तरफ एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। और वो टेंशन क्या होगी? इस रस्सी के अंदर एक खिंचाव होगी। रस्सी तो एक ही है, रस्सी तो दो नहीं है। पूरी एक रस्सी के अंदर जो खिंचाव पैदा होता है उसी को हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट के अंदर टेंशन ऊपर की तरफ होगा, और यहां से लेकर यहां तक के रस्सी के पार्ट के अंदर टेंशन ऊपर की तरफ होगा। ये टेंशन होता है यहां के वेट की वजह से, और ये वाला टेंशन होता है यहां की वेट की वजह से। पता चला? अब बात क्या है इसमें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका मास अगर कम है और इसका मास अगर ज्यादा है तो ये बॉडी किसी ना किसी ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी, और ये बॉडी उसी टाइम किसी ना किसी ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी नीचे आ जाए और ये बॉडी अपनी जगह से हिले भी ना? कैसा होगा? कभी नहीं होगा। अगर ये बॉडी नीचे आएगी तो इस बॉडी को ऊपर जाना पड़ेगा, अगर ये बॉडी नीचे आएगी तो इस बॉडी को ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बॉडी का मास इस बॉडी के मास से ज्यादा है, इस बॉडी का वेट इस बॉडी के वेट से ज्यादा है, तो ये बॉडी नीचे आएगी किसी ना किसी ए एक्सेलरेशन के साथ। अगर ये बॉडी किसी ए एक्सेलरेशन के साथ अगर नीचे आ रही है तो उतने ही एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी उसी टाइम ऊपर जाएगी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। जितने एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी नीचे आएगी उतने ही एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी उसी टाइम ऊपर भी जाएगी। तो हमें तो सबसे पहले ये चीज निकालनी है, ए का मतलब ये बॉडी नीचे कितने एक्सेलरेशन के साथ जाती है, या फिर ये बॉडी ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन के साथ जाती है। एक तो हमें ये चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, दूसरी चीज हमें निकालनी है टी, कि जब हम
रस्सी के दोनों सिरों के ऊपर अगर वेट को लटका देते हैं तो रस्सी के अंदर जो खिंचाव आता है, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में टेंशन बोलते हैं, वो टेंशन कितनी है। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो ये कितनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ऊपर नीचे जा रही है, और एक रस्सी के अंदर टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है। ये दो चीजें हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इसको हम बोल देते हैं बॉडी 1 और इसको हम बोल देते हैं बॉडी 2। तो सबसे पहले हम बॉडी 1 के लिए काम करेंगे, फिर हम बॉडी 2 के लिए काम करेंगे, ठीक है। करें तो सबसे पहले फॉर बॉडी 1, पहली बॉडी के लिए काम करो। क्या करोगे, इसके ऊपर देख लो कि नेट फोर्स कहां लग रही है, बिल्कुल कल वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, अपीरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। अगर ये लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो नेट फोर्स कैसे निकालते थे, नीचे वाली फोर्स में से ऊपर वाली फोर्स को माइनस करके, ऐसे ही करते थे। तो ये एक वेट है, मास है, इस मास के ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक तो नीचे की तरफ उसका वेट, एक ऊपर की तरफ टेंशन, और ये जो बॉडी है वो नीचे जा रही है किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ। तो इस पहली बॉडी के ऊपर नेट फोर्स हम निकाल देंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी। पहली बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कैसे निकालेंगे बताओ, m1g माइनस का t। लेट कर लिया, वो नेट फोर्स कितनी है F, और वो किसके बराबर होगा m1g माइनस t। क्लियर है। लेकिन F तो ma के बराबर होता है, मास कौन सा m1, और वो कितने एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है a। तो हम क्या करेंगे, F की जगह पर क्या लिख देंगे m1a। न्यूटन का सेकंड लॉ तो होता ही है, इज इक्वल टू m1g माइनस का t। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या इतनी बातें आई समझ में। हमने सबसे पहले बॉडी 1 को पकड़ा, बॉडी 1 का वेट नीचे है, टेंशन ऊपर है, और ये बॉडी 1 एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है। तो इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, m1g माइनस का t। ये आ गई नेट फोर्स। लेकिन ये जो नेट फोर्स है F, वो हम लिख सकते हैं उसको m1 इंटू में a का मतलब कि ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब हम बॉडी 2 के लिए काम करेंगे, फॉर बॉडी 2। अब ये बॉडी 2 है, इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक तो नीचे की तरफ उसका वेट m2g, एक ऊपर की तरफ टेंशन t। ये बॉडी कहां जा रही है, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, t माइनस m2g, ऐसे निकालेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2, वो नेट फोर्स लेट कर लिया F है, और वो किसके बराबर होगा, t माइनस m2g, t माइनस m2g इसके बराबर होगा। ये जो नेट फोर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, m2 इंटू में a। तो इसको हमने लिख दिया m2 इंटू में a इज इक्वल टू t माइनस m2 इंटू में g। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर इतना। उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई दोनों बॉडीज के लिए। हमें इन दोनों इक्वेशंस को एक बार तो करना है प्लस और एक बार करना है डिवाइड, जिसके कारण हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और t की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या करना है, हमें तो a निकालना है और t निकालना है कि वो कितने एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ऊपर नीचे जा रही है और उसके अंदर टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है। हमें दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर दोगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, इसको इसके साथ ऐड करो। m1a प्लस m2a, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ऐड करो m1g माइनस का t, इसके साथ क्या ऐड करोगे, प्लस का t माइनस m2g, यही करोगे। यहां पे माइनस के t से प्लस का t कैंसिल हो गए, m1a प्लस m2a में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, a। तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू में a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g, कुछ कॉमन आ रहा है g, क्या बचेगा, m1 माइनस m2 इंटू में g, ठीक है। उसके बाद हमें a निकालना है। a कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू में g
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इतने एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी तो आएगी नीचे और ये बॉडी आएगी ऊपर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद हमें क्या निकालना है कि रस्सी के अंदर टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है, हमें क्या करना है, T निकालना है। तो T कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब हम T निकालते हैं। ये वीडियो मैं सेंड कर दूंगा उसमें, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। 2 को 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो। m1a डिवाइडेड बाय m2a इज इक्वल टू m1g माइनस का t डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। ऐसे ही वो डिवाइड, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू m1g माइनस का t डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। यही बचा। उसके बाद मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले m1 इंटू में t, बीच में माइनस m1 इंटू m2 इंटू में g, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, m1 m2 इंटू में g माइनस m2 इंटू में t, ये आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब ये टर्म उधर ले जाओ और ये जो t वाली टर्म है इसको इधर ले आओ। ये m1t पहले से था, माइनस m2t है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस m2t इज इक्वल टू ये m1 m2g, ये पहले से था, और ये माइनस m1 m2g उधर आके हो जाएगा प्लस का m1 m2g। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, t। तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू में t इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g, क्या हो जाएगा, 2m1 m2 इंटू में g। ठीक है, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, किसके बराबर हो जाएगी, 2m1 m2 इंटू में g डिवाइडेड बाई ये टर्म नीचे आ जाएगी m1 प्लस m2। ठीक है, इतनी टेंशन रस्सी के अंदर क्रिएट हो जाती है एक पुली के केस में। तो एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में g का मतलब 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m1 पहली बॉडी का मास, m2 दूसरी बॉडी का मास। यहां पर भी वही बात है, टेंशन कितनी है, 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बात, कोई डाउट? 1 मिनट है, इसको देखो एक बार, सारी कैलकुलेशन को चेक करो दोबारा। ये वीडियो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं। हो गया? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो 9th क्लास में आना स्टार्ट हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लेकिन अब हमें इस टॉपिक को +1 के हिसाब से करना है, 9 के हिसाब से नहीं करना। तो इसके अंदर 3 चीजें होंगी। सबसे पहले डेफिनेशन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। दूसरी बात प्रूफ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करो। और तीसरी बात है एप्लीकेशंस कि इस दुनिया में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां पर यूज हो रहा है। ये 3 चीजें हमें करनी है इस टॉपिक के अंदर और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, कनेक्टेड मोशन के ऊपर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे पहले तो बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। इस टॉपिक को करवाने से पहले तुम्हें एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए और वो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास। ये जो डेफिनेशन है ना, ये 5th यूनिट के अंदर आएगी, लेकिन इसका यूज हो रहा है 3rd यूनिट के अंदर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अब मैं तुम्हें सबसे पहले सेंटर ऑफ मास बताता हूं क्या होता है। ये बुक है, ठीक है, ये उंगली है, मैं इस उंगली के ऊपर इस बुक को खड़ा करना चाहता हूं। तो अगर मैं इस बुक को अगर किनारे से यहां पर खड़ा करूं तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैं इस उंगली को यहां पर रखूंगा तो क्या ये बुक खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर मैं इस उंगली को यहां पर रखूंगा तो भी बुक बैलेंस नहीं हो सकती। अगर मैं इस उंगली को यहां पर रखूंगा तो भी बुक बैलेंस नहीं हो सकती। तो मैं इस उंगली को कहां पर रखूं कि बुक बैलेंस हो जाए? बीच में। कहीं ना कहीं मुझे बीच में इस बुक को रखना पड़ेगा ताकि ये बुक बैलेंस हो जाए। मानते हो? तो ये जो पॉइंट है ना, जहां पर ये बुक बैलेंस हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट करता है। अब जैसे कि तुम दोनों हो, तुम दोनों का ध्यान कहां पर है? बोर्ड के ऊपर है। तो ये जो बोर्ड है ना, वो तुम दोनों का एक सेंटर ऑफ मास होगा। तेरा कंसंट्रेशन भी यहां पर है, तेरा कंसंट्रेशन भी यहां पर है, मेरा कंसंट्रेशन भी यहां पर है। तो हम ना तो तेरी बात करेंगे, ना तेरी बात करेंगे, ना मैं मेरी बात करूंगा, बल्कि हम इस पॉइंट की बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। ठीक है? अब इसका अगर मैं तुमसे पूछूं सेंटर ऑफ मास का है तो तुम क्या बताओगे? बीच में। बीच में क्यों बोलोगे? क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर बॉडी बैलेंस हो जाती है और बीच ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉडी बैलेंस हो सकती है। हो सकती है ना? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? इस दुनिया की हर एक बॉडी का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे वो बॉडी किसी भी शेप की हो। तुम्हारा भी एक सेंटर ऑफ मास है, मेरा भी एक सेंटर ऑफ मास है, इस बेड का भी एक सेंटर ऑफ मास है, इस बोर्ड का भी एक सेंटर ऑफ मास है, इस पेन का भी एक सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं इस पेन को अपनी उंगली पे रखूं तो अगर मैं यहां से ऐसे रखूंगा तो क्या ये पेन बैलेंस हो सकता है? अगर मैं ऐसे रखूंगा तो बैलेंस हो सकता है? मुझे कहां रखना पड़ेगा? बीच में रखना पड़ेगा। अगर मैं बीच में रखूंगा तब जाके कहीं ना कहीं वो बैलेंस होगा। तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है जहां पर ये पेन बैलेंस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? बॉडी के अंदर का ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी बैलेंस हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन के साथ अब हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं इसका डायरेक्टली प्रूफ करवा रहा हूं, वहां से निकल के आएगा इसकी डेफिनेशन। मैंने यहां पे एक सिस्टम मान लिया, ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस का कंटेनर भी हो सकता है। जो हम घरों में जो सिलेंडर रखते हैं ना, वो भी हो सकता है। सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो जो अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब सोच के देखो, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर एयर के पार्टिकल्स है या नहीं है? है ना? क्या सभी एयर के पार्टिकल का अपना अपना मास होगा या नहीं होगा? होगा ना? क्या सभी एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हो, जिनका सभी का मास हो, जिनकी सभी की अपनी अपनी वेलोसिटी हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब गैस का सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर के अंदर गैस है, मुझे पता है। गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और गैस अंदर ही अंदर मूव कर रही है, यानी गैस के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं जिनका अपना अपना मास है और गैस के पार्टिकल उस सिलेंडर के अंदर मूव भी कर रहे हैं।
तो वो क्या बन गया है, सिस्टम। उसी तरीके से मैं यहां पर एक सिस्टम लेकर चलता हूं। हो सकता है ये सिस्टम सॉलिड हो सकता है ये सिस्टम लिक्विड हो सकता है ये सिस्टम गैस हो, कुछ भी हो सकता है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे। लेट कर लिया पहला पार्टिकल है, इसका मास है m1। लेट कर लिया दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m2। ये तीसरा पार्टिकल है, मास m3। ये चौथा पार्टिकल है, मास m4। और ये nth पार्टिकल है, इसका मास क्या है, mn। ठीक है, लेट कर लिया सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनका मास हमें गिवन है। लेट देयर बी n number of particle in the system having masses m1 m2 m3 mn। तो सिस्टम के अंदर मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए और उन सारे पार्टिकल्स का हमने मास ले लिया। पहले पार्टिकल का मास क्या है, m1, दूसरे पार्टिकल का m2, तीसरे पार्टिकल का m3, nth पार्टिकल का mn। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल की अपनी अपनी वेलोसिटी है। लेट कर लिया ये पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ। लेट कर लिया पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ। लेट कर लिया पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, v3 वेलोसिटी के साथ। ये पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है, v4 वेलोसिटी के साथ। ये पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, vn वेलोसिटी के साथ। ठीक है, v1 v2 v3 v4 vn, ये क्या है, हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी वेलोसिटी आर द वेलोसिटीज ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी अपनी वेलोसिटी, मानते हो। तो एक पार्टिकल का एक मास है, उसकी एक वेलोसिटी है, तो तुम बताओ उसका मोमेंटम होगा या नहीं होगा, होगा ना। पहले पार्टिकल का मोमेंटम निकालता है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बताओ कितना होगा, m1 इंटू में v1, मास इंटू वेलोसिटी। उसी तरीके से मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना होगा, m2 इंटू में v2। उसी तरीके से मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल कितना होगा, m3 v3, कितना ही होगा। उसी तरीके से मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, mn vn। क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन सभी की अपनी अपनी वेलोसिटी है, तो उन सभी का अपना अपना मोमेंटम होगा। सिंपल सी बात है। अब हम निकालेंगे पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम। तो सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालने के लिए सभी को ऐड कर दो, करो ऐड। P इज इक्वल टू, लेट कर लिया टोटल मोमेंटम कितना है, P, क्योंकि मोमेंटम को तो हम P से लिखते हैं। पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, m1 v1, दूसरे पार्टिकल का m2 v2, इस तरीके से nth पार्टिकल का mn vn। ऐसा लिखा जा सकता है, या तो कोई डाउट। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। आगे चले, अब मैं क्या करूंगा यहां पे, अब तुम बताओ, यहां पूरी बॉडी का टोटल मास निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास अगर जोड़ दूं तो क्या ये टोटल मास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूं, कैपिटल M को पूरे सिस्टम का टोटल मास बोलता हूं। ठीक है, लेट M इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मैं एक एक पार्टिकल्स की बात नहीं करता, मैं पूरी बॉडी की बात करूंगा, और पूरी बॉडी का जो मास है वो कितना है, कैपिटल है। तो मैंने m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस mn, उसको मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल M। और कैपिटल M क्या है, पूरे सिस्टम का टोटल मास। क्लियर है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर सारे पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल जा रहा है इस तरफ,
v1 वेलोसिटी के साथ, ये पार्टिकल जा रहा है इस तरफ v2 वेलोसिटी के साथ, ये पार्टिकल जा रहा है इस तरफ v3 वेलोसिटी के साथ। इस तरीके से सारे पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। मानते हो इस बात को? हम क्या करेंगे, सारी वेलोसिटी का एक सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सेंटर ऑफ मास। v सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास। और ये v क्या है? ये सारी वेलोसिटीज का क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे थे ना, उनका एक सेंटर ऑफ मास मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये P इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 प्लस mnvn, यही था ना? तो हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू में v COM, क्योंकि m क्या है इसमें? पूरे सिस्टम का मास, और v COM क्या है इसमें? सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। ठीक है, तो मैंने पूरे सिस्टम की बात करनी है। इस इक्वेशन के अंदर तो हम अलग अलग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे कैपिटल M क्या है? पूरे सिस्टम का मास, और v COM क्या है? अंदर जितने भी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे उनकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, कोई डाउट यहां पर? अब यहां पे v COM के कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। v COM क्या है? एक बॉडी है, एक सिस्टम है, उसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, तो P इज इक्वल टू m इंटू v, ये चीज आ चुकी है। अब मैं यहां पर दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है मुझे। P का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, dp बाई dt। ठीक है, यहां किया है तो यहां पर भी करो, d बाई dt m इंटू में v सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही होगा। अब यहां से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, m कांस्टेंट है या v कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट है उसको ले लो बाहर। तो dp बाई dt इज इक्वल टू, मास ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही होगा। अब तुम बताओ, वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो यहां पे लिखो dp बाई dt इज इक्वल टू, ये m तो आ चुका था बाहर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां लिखेंगे सेंटर ऑफ मास। बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन है ये a। क्लियर है? कोई डाउट? ये जो m में होता है, m में किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। बट मास इनटू एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? F। Therefore dp बाई dt इज इक्वल टू F। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब एक नई बात आती है, आइसोलेटेड सिस्टम। इन आइसोलेटेड सिस्टम, ये केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा और फिजिक्स के अंदर भी आता है। आइसोलेटेड सिस्टम की मतलब होता है किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स अगर 0 लगे तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं यहां पर आराम से अटेंशन पोजीशन पे खड़ा हूं, मेरा वेट कहां एक्ट कर रहा है? नीचे। मेरा रिएक्शन कहां एक्ट कर रहा है? ऊपर। वेट और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0। अगर मेरे ऊपर नेट फोर्स अगर 0 लगे तो इसका मतलब में कौन सा सिस्टम हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम। कभी भी फिजिक्स में आ जाए आइसोलेटेड सिस्टम तो मान के चलो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0। इन आइसोलेटेड सिस्टम नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ये याद रखना, कंडीशन है ये। अब यहां नेट फोर्स तो F है,
यहां पर आप f की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0। देयरफॉर dp by dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये dt इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0, यानी मोमेंटम का कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हुआ, अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है कि मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा तो मोमेंटम क्या रहा कांस्टेंट। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल इन द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। दोबारा सुनो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम the total momentum of all the particle in the body remains constant। ठीक है, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे बराबर। ठीक है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होंगे। ये चीज है इसका मतलब। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? 1 मिनट है, आराम से इसको देखो। लेट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्लियर है, रब कर दो। फोर्स के आगे भी सेंटर ऑफ मास लिख दो। सेंटर ऑफ मास अगर लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है 0। ठीक है, चाहे सेंटर ऑफ मास हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता इस चीज। चले आगे। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहा हूं कि होता क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम of all the particles in the body remains constant। यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम बॉडी का क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी P इज इक्वल टू क्या था कांस्टेंट। ये था P का मतलब क्या था टोटल मोमेंटम। P को हम लिख सकते थे m1v1 प्लस m2v2 प्लस mn इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ऐसा लिखा जा सकता था? P का मतलब पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम, और पूरे सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स थे। यह है पहले पार्टिकल का मोमेंटम, यह है दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, यह है तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम, और यह है nth पार्टिकल का मोमेंटम। सारे मोमेंटम का सम इज इक्वल टू क्या था कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या होता है
बराबर। ये चीज तुमने 9th क्लास में ही पढ़ी होगी, ठीक है। एक बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और एक बॉडी का फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होता है। अगर ये होगा तभी मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट, वरना क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम कर रहे हैं एक एप्लीकेशंस। अब वो एप्लीकेशंस क्या है, अब वो देखो। इसके अंदर 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं, चारों की चारों एक जैसी है, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। गन का रिकॉइल करना। अब इसका क्या मतलब है वो देखो। मान लो मेरे पास एक गन है, उसके अंदर बुलेट है, मैंने क्या किया, टारगेट बनाया। जैसे ही मैं बुलेट को फायर करता हूं, ट्रिगर को दबाता हूं, तो बुलेट कहां जाएगी, आगे। गन कहां जाने की कोशिश करेगी, पीछे। मतलब हाथ में झटका लगेगा नहीं लगेगा, गन का पीछे की तरफ झटका मारना, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। पता चला। अब बात यह है कि मेरे हाथ में बुलेट है, ध्यान से सुनना इस बात को। मेरे हाथ में बुलेट है, मेरे हाथ में गन है और गन के अंदर बुलेट है। मैंने ट्रिगर के ऊपर उंगली रखी हुई है और मैं टारगेट बना रहा हूं। तो इसके अंदर की बुलेट भी रेस्ट पे है और ये गन तो रेस्ट पे है ही है। तो अगर बुलेट भी रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है, तो इसका पूरे बॉडी का टोटल मोमेंटम कितना हुआ, 0। तो यह है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब मैं ट्रिगर को दबा देता हूं, बुलेट चली जाती है आगे और गन आ जाती है पीछे। क्या बुलेट का मोमेंटम क्रिएट हो गया, हो गया, क्योंकि बुलेट किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ जाएगा, बुलेट का आगे की तरफ कोई ना कोई मोमेंटम होगा। अब ये जो गन है, गन भी तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ पीछे झटका मारेगा ना, तो इस गन का पीछे की तरफ मोमेंटम होगा ना। ये है फाइनल मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था दोनों का, 0। फाइनल मोमेंटम दोनों का कुछ ना कुछ होगा, और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर एक तो है स्मॉल एम और एक है कैपिटल एम। स्मॉल एम का मतलब है बुलेट का मास ऑफ बुलेट, ठीक है। और कैपिटल एम क्या है, गन का मास ऑफ गन, ठीक है। इसमें 2 वी होते हैं, एक स्मॉल वी एक कैपिटल वी। स्मॉल वी क्या है, बुलेट की वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स, और कैपिटल वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहां पे मैंने 2 चीज रखी हुई है। ये मान लो गन है, इसके अंदर एक बुलेट है और ये खुद एक गन है। बुलेट का मास स्मॉल एम मान लिया और इस गन का मास कैपिटल एम मान लिया। अब जब मैं नहीं चला रहा इसको, बस टारगेट कर रहा हूं, तो इसके अंदर बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है। तो बुलेट का टोटल मोमेंटम कितना हुआ, 0, और गन का मोमेंटम कितना हुआ, 0। पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ, 0, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट। गन और बुलेट दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, 0, ठीक है। अब मैं ट्रिगर को दबाता हूं, बुलेट कहां जाती है, आगे, ठीक है, और गन कहां जाती है, पीछे। मोमेंटम तो क्रिएट होगा। व्हेन ट्रिगर इज प्रेस्ड, जब हम ट्रिगर को प्रेस कर देते हैं तो अब बुलेट का मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम कितना क्रिएट हो जाता है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इतना ही क्रिएट होगा। गन भी तो पीछे की तरफ झटका मारेगी, गन का भी तो मोमेंटम होगा। अब मोमेंटम ऑफ गन, गन का मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था गन और बुलेट का, 0। अब जब हमने ट्रिगर को दबा दिया, गन और बुलेट का कुछ ना कुछ फाइनल मोमेंटम आ गया। अब हम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। फाइनल मोमेंटम ऑफ
गन एंड बुलेट, गन और बुलेट का फाइनल मोमेंटम, गन का मोमेंटम कितना है m इंटू में v, बुलेट का मोमेंटम कितना है कैपिटल M इंटू में कैपिटल V। ठीक है, पता चला। दो बातें हैं इसके अंदर, ये सारी बातें आगे भी आएगी। मैंने ट्रिगर को नहीं दबाया, बस टारगेट किया। बुलेट इसके अंदर है, रेस्ट पे है, गन ये है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम गन और बुलेट का कितना हुआ 0। लेकिन जैसे मैंने ट्रिगर को दबा दिया, बुलेट गई आगे किसी ना किसी मोमेंटम के साथ m इंटू v, गन आई पीछे किसी ना किसी मोमेंटम के साथ कैपिटल M इंटू में कैपिटल V, दोनों का मोमेंटम हो गया। तो ट्रिगर दबाने के बाद दोनों का टोटल मोमेंटम कितना हुआ m इंटू v प्लस m इंटू में v। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, बराबर होंगे ना। अकॉर्डिंग टू लॉ, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आर इक्वल। इनिशियल momentum of gun and bullet is equal to final momentum of gun and bullet। ये तो बराबर ही होंगे। फाइनल मोमेंटम कितना है m इंटू में v प्लस कैपिटल M इंटू में कैपिटल V इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना है 0। ठीक है, यहां से तुम कैपिटल M इंटू में कैपिटल V की वैल्यू निकाल लो, ये चला जाएगा इस तरफ M इंटू में V, यही होगा, कोई डाउट? ये क्या है M इंटू में V, किसका मोमेंटम है ये, गन का, कहां पीछे की तरफ। ये किसका मोमेंटम है बुलेट का, कहां आगे की तरफ। यानी जब हम ट्रिगर को दबाते हैं, बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम इक्वल भी होते हैं, और ये माइनस साइन क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। अगर बुलेट आगे गई तो बुलेट का मोमेंटम आगे, गन पीछे गई तो गन का मोमेंटम पीछे, दोनों ही मोमेंटम इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। याद रख लोगे। यहां से कैपिटल V की वैल्यू निकाल लो। कैपिटल V की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस स्मॉल m स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यानी हम इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं कि जो गन है वो कितनी वेलोसिटी के साथ पीछे रिकॉइल करती है, वो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। पता चला सारी बातों का। ये फॉर्मूला और ये चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीनों याद रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? क्या यहां पे स्मॉल m क्या है, बुलेट की मास, कैपिटल M क्या है, गन का मास, स्मॉल v क्या है, बुलेट की वेलोसिटी, कैपिटल V क्या है, गन की वेलोसिटी। लेकिन जब हम बस टारगेट बनाते हैं और चलाते नहीं है, तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं, तो उनका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ 0। ठीक है, लेकिन जब हम टारगेट चला देते हैं, ट्रिगर को दबा देते हैं, तो बुलेट जाती है आगे किसी ना किसी मोमेंटम के साथ m इंटू में, बदले में गन आती है पीछे किसी ना किसी मोमेंटम के साथ कैपिटल M इंटू में कैपिटल V। ठीक है, तो दोनों का टोटल मोमेंटम कितना हो गया, दोनों को हमने प्लस कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, बराबर। तो इनिशियल मोमेंटम को 0 रख दिया और फाइनल मोमेंटम को हमने ये रख दिया। तो यहां से हमने क्या देखा, m इंटू में इज इक्वल टू माइनस m इंटू में v, मतलब गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम इक्वल भी होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने कैपिटल V की वैल्यू निकाल ली। ये कैपिटल V क्या है, कैपिटल V वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, गन हल्की होनी चाहिए भारी होनी चाहिए, हल्की भारी होनी चाहिए गन। अगर गन हल्की हुई तो गन का मास कम होगा, गन का मास कम होगा तो पीछे की तरफ गन की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। पीछे की तरफ गन की वेलोसिटी ज्यादा होने का कारण हमारे हाथ में झटका ज्यादा लगेगा, तो इसलिए पीछे की तरफ गन की वेलोसिटी हमें कम से कम करनी है ताकि हमें हाथ में झटका कम से कम लगे। तो इसलिए हमें गन क्या करनी चाहिए, भारी से भारी बनानी चाहिए। अगर गन का मास ज्यादा से ज्यादा होगा तो गन भारी होगी, गन जितनी भारी होगी उतनी ही गन की रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, गन की रिकॉइल वेलोसिटी जितनी कम होगी हाथ पे झटका उतना ही कम लगेगा।
ठीक है, क्या कोई चाहता है कि गन भी चलाए और आप पे झटका भी लगे? कोई नहीं चाहता। तो इसलिए मास हमेशा ज्यादा होना चाहिए ताकि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कम रहे। पता चला? कोई डाउट यहां तक? ये था पहला एप्लीकेशन। आधा मिनट है, देखो एक बार इसको। देखिए, उसके बाद दो तीन छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं। दूसरा एप्लीकेशन भी बता रहा हूं। अगर तुमने बॉर्डर फिल्म देखी हो तो उसके अंदर जो हीरो होता है वो एक गन को अपने शोल्डर पे रख के चलाता है। देखा है? कई सारी गन, कई सारी तोप ऐसी आती है जो शोल्डर के ऊपर रख के चलाई जाती है। ठीक है, जो हवलदार लोग होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गन होती है और वो यहां शोल्डर पे रख के टारगेट बनाते हैं, फिर चलाते हैं। देखा होगा? एक तो होती है पिस्टल, यानी जिसको हम गन बोलते हैं, वो हाथ में लेके ऐसे चलाई जाती है। और एक होती है बड़ी सारी गन, वो शोल्डर पे रख के निशाना बना के फिर चलाई जाती है। एक होता है तोप, छोटे वाला तोप, उस तोप को हम अपने शोल्डर पे रख के टारगेट बनाते हैं, फिर चलाते हैं। यानी कोई भी गन अगर हम अपने शोल्डर पे रखेंगे तो टारगेट आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम एक्चुअली में गन को या छोटे तोप को या बड़ी गन को हम अपने शोल्डर पे रख के क्यों चलाते हैं? इसके पीछे रीजन है। एक तो हमारी बॉडी का मास है, ठीक है, और एक उस तोप का या उस गन का मास है। जैसे ही हमने उस तोप को अपने शोल्डर पे रखा, उस तोप का मास और हमारी बॉडी का मास जुड़ जाता है। ठीक है, मास अगर जुड़ गया तो मास ज्यादा हो गया। अगर बॉडी का मास अगर ज्यादा हो गया तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मास अगर ज्यादा हो गया तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी तोप को या किसी भी गन को हम अपने शोल्डर पे रखते हैं। दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि जो गन है या जो तोप है उसको शोल्डर पे रख के क्यों चलाया जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं तोप को या गन को अपने शोल्डर पे रखता हूं तो शोल्डर के ऊपर गन को रखने से मेरी पूरी बॉडी का जो मास है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो मेरी बॉडी का मास हो गया और एक मेरे शोल्डर के ऊपर वो तोप पड़ी है, तोप का मास हो गया, दोनों मास आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, मास जुड़ गया तो मास हो गया ज्यादा। मास ज्यादा होने के कारण उस तोप की या उस गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो हमें पीछे की तरफ झटका कम से कम लगेगा। पता चला? ये रीजन है। उसके बाद थर्ड, रॉकेट। रॉकेट के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे फॉलो होता है, अब हम वो देखेंगे। मान लो ये ग्राउंड है, यहां पे एक रॉकेट है, रॉकेट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। जब रॉकेट लॉन्च होता है, ऊपर जाता है, तो नीचे से क्या निकलता है? गैस निकलती है, धुआं निकलता है, आग निकलती है, ये चीजें निकलती है। लेकिन ये अगर रॉकेट है तो रॉकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है गैस और एक खुद रॉकेट होता है, ठीक है। रॉकेट के अंदर गैस है, रॉकेट धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, तो गैस रॉकेट के अंदर है, क्या वो गैस मूव कर रही है कहीं ऊपर नीचे? कहीं मूव नहीं कर रही, तो गैस का मोमेंटम कितना हुआ? जीरो। रॉकेट भी धरती के ऊपर है, रॉकेट भी तो मूव नहीं कर रहा, तो रॉकेट का मोमेंटम कितना हुआ? जीरो। यानी जब रॉकेट हमने लॉन्च ही नहीं किया तो गैस का और रॉकेट का टोटल मोमेंटम कितना हुआ? जीरो। पता चला? अब हम इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे। जब हम इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो रॉकेट तो जाएगा ऊपर किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ, और बदले में वो गैस को कहां छोड़ेगा? पीछे किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो रॉकेट का मोमेंटम कहां होगा? ऊपर ही होगा।
गैस नीचे आ रही है तो गैस का मोमेंटम कहां होगा, नीचे होगा। ठीक है, पहली बात तो रॉकेट का और गैस का टोटल मोमेंटम इस रॉकेट और गैस के इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। रॉकेट और गैस का इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। अब रॉकेट का भी कोई ना कोई मोमेंटम है, गैस का भी कोई ना कोई मोमेंटम है, मतलब रॉकेट और गैस का कोई ना कोई फाइनल मोमेंटम भी होगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, रॉकेट और गैस के इनिशियल मोमेंटम और रॉकेट और गैस का फाइनल मोमेंटम ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी बात हमें क्या पता चलती है कि अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो बदले में गैस कहां जाएगी, पीछे। रॉकेट का मोमेंटम कहां होगा, ऊपर, गैस का मोमेंटम कहां होगा, नीचे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है बोट वाला। बोट, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर पानी है, पानी के ऊपर एक किश्ती है, किश्ती के ऊपर मैं खड़ा हूं। ठीक है, यहां पर किनारा है, दोबारा सुनो, यहां पर पानी है, पानी के ऊपर किश्ती है, किश्ती के ऊपर मैं खड़ा हूं, किश्ती भी रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूं, तो हमारा दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0। मानते हो? लेकिन अब मैं किश्ती से जंप करके आगे जाना चाहता हूं किनारे पे। अगर मैं आगे जंप करूंगा तो ये किश्ती यहीं पर रहेगी या पीछे जाएगी, पीछे जाएगी, ये चीज तो नॉर्मल सी बात है। अगर तुम एक्शन दिखाओगे तभी तो रिएक्शन होगा, किश्ती को पीछे की तरफ धकेलोगे तभी तो तुम आगे की तरफ जाओगे ना। तो अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं तो मेरा मोमेंटम कहां होगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, आगे की तरफ। बदले में ये किश्ती पीछे की तरफ जाएगी तो किश्ती का मोमेंटम कहां होगा, पीछे की तरफ। हम दोनों का मोमेंटम होगा फाइनली, शुरू में तो मैं भी रेस्ट पे था, किश्ती भी रेस्ट पे थी, तो हम दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। लेकिन अब मैं आगे मूव कर रहा हूं, किश्ती पीछे जा रही है, अब हम दोनों का फाइनल मोमेंटम होगा, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, बराबर। दूसरी बात, मैं आगे जा रहा हूं तो मेरा मोमेंटम कहां होगा, आगे की तरफ। किश्ती पीछे जा रही है तो किश्ती का मोमेंटम कहां होगा, पीछे की तरफ। मेरा मोमेंटम और किश्ती का मोमेंटम इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? उसके बाद एक एग्जांपल और है, ये एज अ होमवर्क है, एक्सप्लोशन ऑफ बॉम्ब। यानी जब बॉम्ब फटता है तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे फॉलो होता है, ये तुम्हें करना है एज अ होमवर्क। ठीक है, कि जब बॉम्ब फटता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे फॉलो होता है, ये चीज तुम्हें एज अ होमवर्क करनी है। ठीक है, तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म होता है। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल मैं आगे तुम्हें कोई टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा, इसी के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है।